इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या फाइनेंशियल कंपनी का क्या वैल्यूएशन है और प्रमोटर होल्डिंग कितना है और प्रमोटर का नाम क्या है। कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू, यानी कि कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे पर्पस क्या है। आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, एंड एट लास्ट हम लोगों को आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इफ हम लोगों को आईपीओ में अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल पैन कार्ड से हम लोगों को आईपीओ में अप्लाई करना है। और इफ आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है तो आईपीओ में अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजन को भी हम लोग जानेंगे। या आईपीओ में अप्लाई करना है या आईपीओ को हम लोगों को सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को खरीदना है, ये सब हम लोग समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हम लोग बात करने वाले ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का काम क्या है, हम लोग वो देखते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1968 में, यानी कि ये 55 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी क्या है? फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनी है ये। ब्लू जेट हेल्थ केयर पहली सैक्रिन एंड सॉल्ट यानी कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है वो बनाने वाली कंपनी है। बाद में ये कंपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स के सेगमेंट में भी इंटर कर ली, जो सीटी स्कैन एंड एमआरआई में यूज होता है। और आज के दिन हम लोग देखेंगे कंपनी का तीन प्रोडक्ट कैटेगरी है। पहला है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स जो आपका सीटी स्कैन एंड एमआरआई में यूज होता है। दूसरा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। तीसरा है फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और आपको बता दें कंपनी ग्लोबल साइंस लेड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो प्रोवाइड करती है प्रोसेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ग्लोबल रेगुलेटरी सपोर्ट, कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई, यानी कि जो हाई लेवल का फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होता है, एपीआई होता है, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है। 30 जून 2023 तक देखे तो कंपनी का 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो बेसिकली सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। पहला है आपका साहाद यूनिट 1, दूसरा है अंबरनाथ महाराष्ट्र में, तीसरा है महाद यूनिट 3 महाराष्ट्र में, जिसका एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है 200.60 KL, 607.30 KL और तीसरा है 213 KL। और हर एक कंपनी का कोर स्ट्रेंथ होता है दोस्तों। तो इस कंपनी का कोर स्ट्रेंथ क्या है कि ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसका, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से बनाती है हाई मात्रा में जो आपका सीटी स्कैन है एमआरआई में यूज होता है। दूसरा आपका कंपनी ऑपरेट करती है नीश मार्केट जैसे हाई एंट्री बैरियर्स, यानी कि कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है जिसमें एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है, हर एक कंपनी इस सेगमेंट में एंटर नहीं कर सकती है। तीसरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद मल्टीनेशनल कस्टमर, यानी कि कंपनी का जो कस्टमर्स है उन लोगों के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है एंड वो लोगों से कंपनी को काफी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल लेके तो कंपनी का बिजनेस मॉडल को मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हाई है, साथ ही साथ कंपनी का कस्टमर्स लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है और कंपनी को अपने कस्टमर्स लोग से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ को डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, फेस वैल्यू कितना शेयर्स का, प्राइस कितना रहेगा, ये सब हम लोग सब देख लेते हैं। अब आईपीओ ओपन हो रहा है 25 अक्टूबर 2023 को, आईपीओ क्लोज होगा 27 अक्टूबर को। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू ₹2। प्राइस बैंड है 329 से 346 रुपीज पर शेयर, तो 346 के अपर प्राइस बैंड है और हम लोगों को हर एक आईपीओ अपर प्राइस बैंड में अप्लाई करना चाहिए। सो इस आईपीओ में अपर प्राइस बैंड है 346 रुपीज, लॉट साइज है 43 का, टोटल इशू साइज है 840 करोड़ का। सबसे इंटरेस्टिंग ये बात देखने का है कि 840 में से 840 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू एक भी नहीं है, यानी कि जो पुराने प्रोमोटर्स है वो लोग अपना माल बेच के निकल रहे हैं। लिस्टिंग होगा आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में। अब अगर हम लोग आईपीओ का टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे तो आईपीओ ओपन हो रहा है 25 अक्टूबर को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 26 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अलॉटमेंट मिलेगा 1 नवंबर को, और अगर आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 1 नवंबर को, और अगर अलॉटमेंट मिल गया तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा 3 नवंबर को, और आईपीओ लिस्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में 6 नवंबर को। अब हम लोग आईपीओ का प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड का प्रमोटर्स लोगों का नाम क्या है। तो प्रमोटर्स लोगों का नाम है अक्षय बंसारी लाल अरोड़ा, शिवेन अक्षय अरोड़ा, अर्चना अक्षय अरोड़ा। आईपीओ लिस्ट होने से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास 100% होल्डिंग, बहुत अच्छा बात है। आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी के प्रमोटर के बचेगा 86% होल्डिंग, ये भी काफी अच्छी बात है कि प्रमोटर अपना ज्यादा स्टेक नहीं घटा रहे आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी। अगर हम लोग आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल लोग मिनिमम एक लॉट अप्लाई करेंगे, यानी कि 43 शेयर्स, जिसमें लगेगा 14,878 रुपीज। मैक्सिमम रिटेल लोग 13 लॉट अप्लाई करेंगे, यानी कि 559 शेयर्स, जिसमें लगे 1,93,414 रुपीज। अगर स्मॉल एचएनआई वाले लोगों के बारे में बात कर ले, यानी कि जो लोगों को 2 लाख के ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है, वो लोग मिनिमम 14 लाख अप्लाई करेंगे, यानी कि 602 शेयर, जिसमें लगेगा 2,08,292 रुपीज। और बिग एचएनआई वालों के बारे में बात करें
यानी कि जो लोगों को 10 लाख का ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है तो उसमें है 68 लॉस मिनिमम, जिसमें आएगा 2924 शेयर, जिसमें लगेगा 10,11,704 रुपया। अगर अब हम लोग ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबीस लोगों के लिए 20% रिजर्व कोटा, एचएनआई वाले लोगों के लिए 15% रिजर्व है एंड रिटेल वाले लोगों के लिए 35% रिजर्व कोटा, यानी कि इस आईपीओ में रिटेल लोगों को आईपीओ अलॉट होने का चांसेस हाई है। अब हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 5.98% से बढ़ा है, लेकिन पैट यानी कि टैक्स पेमेंट करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है वो 11.88% से घटा है, -11.88%, यानी कि 11.88% से घटा है, कम हुआ है। और ये रेवेन्यू आपका पैट दिया हुआ है 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2022, यानी कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का दिया हुआ है ये। अब यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड दिया हुआ है, 2021, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और लास्ट क्वार्टर यानी कि 30 जून 2023 का। तो एसेट देखेंगे हम लोग तो ईयर टू ईयर वाइज हम लोगों को एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिला है, 536 करोड़, फिर 713 करोड़, फिर 862 करोड़, फिर 904 करोड़। रेवेन्यू अगर हम लोग देखेंगे तो रेवेन्यू आपका हर साल बढ़ता आया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में यानी कि 30 जून 2023 का क्वार्टर में रेवेन्यू घटा है, ड्रास्टिकली घटा है। 31 मार्च 2021 में रेवेन्यू था 560 करोड़, फिर 703 करोड़, फिर 745 करोड़। 745 करोड़ से सीधा 185 करोड़ हो गया लास्ट क्वार्टर में आपका रेवेन्यू, यानी कि 550 से 560 करोड़ से रेवेन्यू हम लोगों को घटता हुआ देखने को मिला है। ये मुझे ठीक नहीं लगा। पैट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पैट भी ईयर वाइज बढ़ा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में पैट घटा है आपका। 31 मार्च 2021 में पैट था 135 करोड़, फिर 181 करोड़, फिर 160 करोड़, लेकिन लास्ट क्वार्टर में आपका पैट घट गया 44 करोड़, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा मात्रा में पैट हम लोगों को यहाँ पे घटते हुए देखने को मिला है। नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो 339 करोड़ 2021 में, 2022 में 521 करोड़, फिर 2023 में 681 करोड़, फिर जून 2023 क्वार्टर में 725 करोड़। यहाँ पे हम लोग देखे कि एसेट हम लोगों को ईयर वाइज बढ़ते हुए देखने को मिला है, रेवेन्यू भी हम लोगों को ईयर वाइज बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में यानी कि 30 जून 2023 का क्वार्टर में ड्रास्टिकली रेवेन्यू हम लोगों को घटते हुए देखने को मिला है। ये सही नहीं है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम लोगों को ईयर वाइज बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन लास्ट क्वार्टर यानी कि 30 जून 2023 का क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों को ड्रास्टिकली घटते हुए देखने को मिला, ये भी सही नहीं है। लेकिन नेटवर्क हम लोगों को ईयर वाइज बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के लग रहा है कि मैं ये कंपनी को मैं अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, मुझे ठीक अच्छा वाइब्स नहीं आ रहा है कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के। तो कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 6001 करोड़ का, पीई कंपनी का 37.49। मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद यानी कि आईपीओ लिस्ट होने से पहले कंपनी का पीई 37.49, लेकिन आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी का पीओ का 34 के आसपास, कंपनी का मार्केट कैप 6001 करोड़ के आसपास, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 26.60, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 32 के आसपास, ईपीएस कंपनी का 9.23, यानी कि ईपीएस बहुत ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। रिटर्न नेटवर्क कंपनी का ठीक है, 23 के आसपास है, ठीक है। अब हम लोग कंपनी का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। तो जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसमें से ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो लोग अपना माल बेच के कंपनी से पैसा उठाना चाह रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है। तो जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो शेयर होल्डर लोगों के पास जाएगा, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाले लोगों के पास जाएगा। सो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी में से कुछ प्रमोटर अपना कुछ पर्टिकुलर कुछ परसेंट स्टेक अपना बेचना चाह रहे हैं, बेच के वो पैसा बुक करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। सो दोस्तों मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आईपीओ ठीक नहीं लगा, कंपनी का फंडामेंटल्स मुझे ठीक नहीं लगा, पहला बात। दूसरा बात, कंपनी का मुझे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं लगा। तीसरा बात, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहूंगा। मुझे खरीदना होगा तो मैं ये आईपीओ सेकेंडरी मार्केट से खरीद लूंगा आईपीओ लिस्ट होने के बाद। कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये आईपीओ लाने का मेन मोटिव ये है कि कंपनी के जो कुछ प्रमोटर्स है वो अपना कुछ परसेंट स्टेक बेच के पूरा का पूरा पैसा बुक करना चाह रहे हैं, कि ये आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी में नहीं जाएगा, यानी कि कंपनी में केपेक्स कुछ नहीं होने वाला, कंपनी में कुछ एक्सपेंशन नहीं होने वाला। सो मैं पर्सनली आईपीओ अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।